राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, दिव्यांगजनों के लिए सरकार आधुनिक यंत्र करा रही है उपलब्ध। शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक तकनीक का इस्तेमाल करने पर दिया जोर। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्यों और जिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार किए प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगों के साहस और उपलब्धियों की सराहना। ट्वीट संदेश के माध्यम से कहा, सरकार ने दिव्यांगों के लिए अवसर सृजित करने के लिए उठाए कई कदम। दिव्यांग लोगों के धैर्य और उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। गुजरात विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। आज शाम 5 बजे थमेगा चुनावी प्रचार। दूसरे चरण की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने की सभी तैयारियां पूरी। कल 250 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। पुलिस ने किए मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मेट्रो के समय में भी किया गया बदलाव। भाजपा ने कहा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक्साइज पॉलिसी घोटाले में है बहुत बड़ा हाथ। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बार बार फोन बदलने को लेकर खड़े किए गंभीर सवाल। गुजरात की जनता से कांग्रेस पार्टी को लोकतांत्रिक रूप से समाप्त करने का किया आह्वान। आतंकवाद रोधी योजनाओं पर अमेरिका में एक ब्रीफिंग के दौरान भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला करने पर दिया जोर। कहा, दिल्ली घोषणा से सहमत होकर आतंकवाद रोधी समिति ने आतंक का मुकाबला करने का लिया है संकल्प। और कतर में चल रहे फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज से अंतिम 16 के मुकाबले होंगे शुरू। नीदरलैंड्स और यूएसए के बीच होगा पहला मुकाबला। वहीं ग्रुप सी टॉपर अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्यों और जिलों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने पर सरकार के प्रयासों की सराहना की। सरकार द्वारा ग्वालियर में एक दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जा रही है। उस केंद्र में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए शिक्षा के साथ साथ उनके प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिस्पर्धा कर सके। भारतीय संस्कृति और परंपरा में डिसेबिलिटी को ज्ञान अर्जन और उत्कृष्टता प्राप्त करने में कभी भी बाधा नहीं माना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोले जाने पर सरकार की सराहना करते हुए राज्य सरकारों से भी सेंटर स्थापित करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 14 क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन सेंटर्स स्थापित किए हैं। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें भी इस पहल से प्रेरणा करें और बचपन में ही दिव्यांगता की पहचान करने तथा उसे पूरी करने के लिए अपने अपने राज्यों में इसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगों के साहस और उपलब्धियों की सराहना की है। आज कई ट्वीट्स संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने दिव्यांगों को आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों से दिव्यांगों को नए अवसर मिल रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने दिव्यांगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं के प्रयासों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नए अवसरों को दिव्यांगों तक पहुंच को सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करते हुए अपने प्रमुख कार्यक्रम और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को आकार दे रही है। और वहीं चुनाव आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके साहस की सराहना की। चुनाव आयोग ने एक वीडियो साझा करते हुए दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। पीडब्ल्यूडीज के प्रति सम्मान, उनको बराबरी और वो हमसे ज्यादा काबिल हैं ये समझने का दिन है आज, और इसको पूरे वर्ष अपने अंदर में महसूस करने का और इसका पालन करने का दिन है। इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो पहली विषय आती है कि इंक्लूसिव हम कैसे इसको बनाएंगे। तो हमारे पास जो इलेक्टोरल रोल है उसमें अधिक से अधिक पीडब्ल्यूडीज अपना नामांकन करें और साथ ही साथ उनको वोटिंग की पूरी सुविधा मिले। तो आज 3 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन अपना ये रिजॉल्व दोहराता है कि पीडब्ल्यूडी वोटर्स 100% हमारे रोल में शामिल हों। उनके मतदान की प्रक्रिया चाहे वो घर से करना चाहें, चाहे वो बूथ पर आना चाहें, वो पूरी तरीके से समावेशी हो और सुगम हो, इंक्लूसिव हो और एक्सेसिबल हो। हम इसमें जितना भी इनोवेशन करना है और जो भी टेक्नोलॉजी का यूज करना है उसके माध्यम से इसको पूरी तरीके से इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बना रहे हैं और आगे भी 100% बनाएंगे। और अब बात गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कर लेते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां, सार्वजनिक सभाएं और घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। सोमवार को होने वाले इस चरण के चुनाव के लिए 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में मध्य और उत्तरी गुजरात के 14 जिलों बनासकांठा, पाटण, महसाणा, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा और छोटा उदयपुर की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 2,51,58,730 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। और बात दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर करें तो राज्य चुनाव आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी नगर निगम चुनाव के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और पोलिंग बूथों पर सुरक्षा का खास ध्यान भी रखा जा रहा है। एमसीडी चुनाव के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों पर 30,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बूथों, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कर्मियों की अधिक तैनाती होगी। पुलिस के साथ होमगार्ड, सीआरपीएफ भी तैनात रहेंगे और इसके साथ ही रात में पुलिस की गश्त भी चल रही है। एमसीडी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मेट्रो के समय में भी बदलाव किया गया है। 4 दिसंबर को मेट्रो सुबह 4 बजे से शुरू होगी। सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो चलेगी। सुबह 6 बजे के बाद मेट्रो अपने सामान्य समय अनुसार चलेगी। वहीं दिल्ली में सरकारी स्कूल रविवार को होने वाले नगर निगम चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आज बंद रहेंगे। शिक्षा निदेशालय ने एक परिपत्र में कहा है कि इसके बदले में राजधानी के सरकारी स्कूल महीने के दूसरे शनिवार 10 दिसंबर को खुले रहेंगे। रविवार को एमसीडी की 250 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। और वहीं भाजपा ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ संगीन आरोप हैं, जिसकी जांच जारी है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो एक्साइज पॉलिसी में इन्वेस्टिगेशन है वो ऑनगोइंग है। नंबर 1 वो चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। नंबर 2 वो संगीन है, जो आरोप उसमें हैं वो बहुत ही संगीन है। और इतने सारे तार आके मनीष सिसोदिया के साथ जुड़ रहे हैं
कि ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करके एक होलसम, मतलब एक पूरा डॉक्यूमेंट मनीष सिसोदिया पे फुल प्रूफ तरीके से तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा, मगर वो फुल प्रूफ होगा। और वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने खुद को गाली देने वाली पार्टी के रूप में स्थापित कर लिया है। नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार की गालियों का प्रयोग उनके उच्च नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं, हर दिन टीवी में देखने को मिल रहा है। इट हैज बिकम अ यूजुअल प्रोसीजर, इट हैज बिकम एन इश्यू ऑफ कॉमन ऑकरेंस, अ न्यू नॉर्मल एज फार एज कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न्ड। और वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के पास कोयले का सबसे बड़ा भंडार है और भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोयले की उत्पादकता की स्थिति पर निवेशकों के साथ चर्चा की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने खनन क्षेत्र में अवसरों पर आयोजित सम्मेलन में ये बातें कही। मुझे विश्वास है अभी जो 0.9% हमने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी को, आने वाले कई वर्ष में हम 2.5% जो प्रधानमंत्री जी का हमको एक लक्ष्य दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी, उसको अचीव करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और वहीं आज देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले में हुआ था। राजेंद्र बाबू के नाम से मशहूर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमेशा ही देश सेवा में जुटे रहे। सन 1962 में अपने राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उनकी जयंती पर नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उनकी जयंती पर याद करता हूं। राजेंद्र प्रसाद जी एक महान नेता थे जो साहस और विद्वतापूर्ण उत्साह के प्रतीक थे। वो भारत की संस्कृति से मजबूती से जुड़े थे और भारत के विकास के लिए एक भविष्यवादी दृष्टि भी रखते थे। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए संस्कृति, विरासत और परंपरा से जुड़ा दल वाराणसी पहुंचा। ये दल वाराणसी के विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा करते हुए प्रयागराज और अयोध्या का भी दौरा करेगी। और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए वाराणसी के दौरे पर हैं। निर्मला सीतारमण ने आज सुबह केदार घाट, हनुमान घाट पर पूजा अर्चना की और गंगा नदी में नौकायन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री भी तमिलनाडु से आती हैं और काशी में उनकी मौजूदगी के विशेष मायने हैं। देश की 2 सबसे महत्वपूर्ण और ज्ञान की प्राचीन पीठों के बीच प्राचीन संबंधों को रेखांकित करने वाले और महीने भर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना, उसकी पुनर्पुष्टि करना और उन्हें प्रगाढ़ करना है। उधर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और उप प्रमुख वाइस एडमिरल SN घोरमडे ने बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के साथ नौसेना दिवस के अवसर पर 1500 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने वाले नौसेना मैराथन्स का अगवानी की। और गौरतलब है कि भारतीय नौसेना ने 30 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक 1500 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन किया था। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय एकता दिवस के जश्न के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना के मैराथन और अल्ट्रा मैराथन धावकों द्वारा दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ क्षेत्र के माध्यम से 35 दिनों की अवधि का दौड़ अभियान चलाया गया। और इस दौरान नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि सागर के तहत हम अपने पड़ोसी, क्षेत्रीय और समान विचारधारा वाले देशों के साथ विकास करना चाहते हैं। So our endeavor, therefore, in the region is to be a preferred security partner and also to be a first responder in case of any crisis, which is facilitated by our mission-based deployments. And therefore, the Navy will continue to be guided by Sagar, the doctrine of Sagar by our Honorable Prime Minister, which is security and growth for all in the region.
श्रावस्ती के आकांक्षा जनपद होने के नाते वहीं यहां पर स्कूलों को मिशन कायाकल्प के तहत खूबसूरत और सुंदर बनाया जा रहा है, जिससे यहां पर स्कूलों की तस्वीरें बदल रही हैं। वहीं यहां की शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होता जा रहा है। सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी यहां के बच्चों को इंग्लिश मीडियम के बच्चों की तरह अंग्रेजी में शिक्षा दी जा रही है। देखिए। ये तस्वीरें हैं आकांक्षी जिला श्रावस्ती के गिलौला शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय उत्मापुर की, जहां पर प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे किसी कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों से कम नहीं हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत मिशन कायाकल्प ने यहां शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए बच्चों को TLM यानी तकनीकी लाइसेंस प्रबंधन, एक्टिविटी और स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, जो बच्चों को भी खूब भा रही है। मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। प्राइवेट स्कूल से मुझे अच्छी शिक्षा मिली है। इंग्लिश पढ़ाई करे, हिंदी पढ़ाई करे, सब मैथ, इतिहास, विज्ञान, भूगोल। स्कूल में स्मार्ट क्लास का भी पूरा इंतजाम किया गया है ताकि बच्चे विषय को आसानी से समझ सके। साथ ही स्कूल के शिक्षक भी कड़ी मेहनत कर बच्चों को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को सीखने में ज्यादा वो हो रहा है और बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं और काफी इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ सीख रहे हैं। मेरे सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम की तरह जैसे और बच्चे अन्य कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस तरह से इंग्लिश जाने। एज अ लैंग्वेज है भाई, हिंदी तो हम सब जानते हैं, बाकी इनकी जो मातृभाषा वो जानते हैं, लेकिन इंग्लिश सीखने में थोड़ा इनको डिफिकल्टी आती है, परेशानी आती है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ नवाचार, कुछ TLM बना के इनको भी इंग्लिश थोड़ा, इन लोगों को इंग्लिश में तेज करूँ कि बच्चे हमारे इंग्लिश में बोल पाए। आकांक्षी जिला श्रावस्ती के गिलौला शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय उत्मापुर में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर श्रावस्ती के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम वरदान सिद्ध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं आतंकवाद, चरमपंथ और कट्टरता की जड़ों को उखाड़ने के लिए भारत और इंडोनेशिया ने कमर कस ली है। वैश्विक समस्या बन चुके इस मसले से निपटने के लिए दोनों देशों ने उलेमा को साथ लेकर एक बड़ी पहल की है, जिसके तहत युवाओं के बीच इस्लाम की सही व्याख्या पेश की जाएगी। गांधी की धरती से एक बार फिर दुनिया को शांति का संदेश देने की आवाज उठी और इस आवाज में आवाज मिलाई दक्षिण एशिया के एक और शांति प्रिय देश इंडोनेशिया ने। भारत और इंडोनेशिया ने लोगों के बीच इस्लाम की सही व्याख्या पेश करने का प्रयास किया है, जिसकी जड़ें शांति, सद्भाव और अमन की जमीन में गहराई तक चली गई हैं। दोनों देश इस काम में उलेमा के किरदार को अहम बता रहे हैं, यानी उलेमा युवाओं को अतिवाद और आतंकवाद की तरफ जाने से रोक सकते हैं। जहाँ तक एक्सट्रीमिज्म का ताल्लुक है, टेररिज्म का ताल्लुक है, तो पूरी दुनिया की एक समस्या है। हिंदुस्तान बहुत ज्यादा जूझ रहा है इस समस्या के साथ। तो इसके साथ तो जितनी पूरी दुनिया शामिल हो जाए साथ में आके तो बहुत अच्छी बात है। पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम जाएगा, मैसेज जाएगा, और ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान ने पहल की, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ जितने भी ममालिक हैं जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये सबकी प्रॉब्लम है। दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है और भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इस लिहाज से भी ये पहल बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दोनों देशों की इस पहल का मकसद लोगों को ये बताना है कि इस्लाम आतंकवाद, अतिवाद, उग्रवाद और हिंसा का समर्थन नहीं करता, बल्कि लोगों को शांति का संदेश देता है। विश्व में इस्लाम के नाम पर जो कट्टरता या आतंकवाद है, वो इस धर्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं इसमें उनका निजी स्वार्थ, राजनीतिक हित और सत्ता की लालसा शामिल है। जो माइंड वॉश कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना देना चाहता हूं, क्योंकि वो किताब नहीं पढ़े। जो हमारे इस्लाम का किताब पढ़ेंगे, उनको जानकारी होगा, वो हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता किसी भी आतंकवाद या अराजकता को कोई भी बढ़ावा देने के लिए नहीं है। हमारा इस्लाम टेररिस्ट का बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर आप देखें इस्लाम को सही ढंग से पढ़े, अगर आप उसको जाने, उस पर रिसर्च करें, तो इस्लाम ने हमेशा जिसने आतंकवाद फैलाया उसके खिलाफ ही आवाज उठाई है। इस्लाम तो शांति चाहता ही, लेकिन इंशाल्लाह ये इसमें बहुत कुछ बदलाव आएगा। जो भी ऐसा काम करता है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम है ही मतलब पीसफुल है। आशा है कि शांति और सद्भावना की ये डोर दूसरे देशों तक भी पहुंचेगी और अन्य देश भी इस दिशा में पहल करेंगे,
ताकि आतंकवाद का फन कुचलने में भारत और इंडोनेशिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। अगर ये काम अब नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी और मानवता को इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। नाइजीरिया, सोमालिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक जैसे दुनिया के कई देश चरमपंथ और अतिवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। आतंकवाद ने इन देशों को दशकों पीछे धकेल दिया है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है। कुरान की इस आयत ने बहुत सरल भाषा में ये बात बता दी है कि इस्लाम में हिंसा के लिए, अतिवाद के लिए और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। अगर धर्म के नाम पे कोई ऐसी हिंसा करता है, आतंकवाद फैलाता है, तो वो इस्लाम के खिलाफ है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ नवादिश मेहदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद रोधी योजनाओं पर अपने संबोधन में आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी उद्देश्यों को विफल करने के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकी का मुकाबला करना होगा। रुचिरा कंबोज ने काउंटर टेररिज्म कमेटी के तहत आतंक का मुकाबला करने पर जोर देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दृष्टिकोण को बढ़ाना है। Agreeing to the Delhi Declaration, the committee has pledged its continued dedication and commitment to its work to counter the use of new and emerging technologies for terrorist purposes. The declaration is a pioneer document aimed at enhancing the Council's approach to address this threat in a comprehensive and holistic manner. और वहीं गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने भारत सरकार की ओर से सैन फ्रांसिस्को में सुंदर पिचाई को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। पिचाई को व्यापार और उद्योग श्रेणी में साल 2022 के लिए यह सम्मान मिला। और वहीं इस मौके पर अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत एस संधू ने कहा कि गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण सौंपकर खुशी हुई। मदुरै से माउंटेन व्यू तक की उनकी प्रेरणादायक यात्रा भारत अमेरिका आर्थिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करती है। यह संबंध वैश्विक नवाचार में भारतीय प्रतिभा के योगदान की पुष्टि करता है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ग्रेन फ्रॉम यूक्रेन कार्यक्रम के तहत अनाज निर्यात करने की संभावना जताई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगले वर्ष 60 जहाजों द्वारा अनाज निर्यात किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जहाज पहले ही गेहूं लेकर इथियोपिया के लिए निकल चुका है और उसके बाद दूसरा जहाज जाने को तैयार है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि समझौते के तहत यूक्रेन को 13 मिलियन टन कृषि उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति है। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ ने तेल की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए रूसी तेल की कीमतों में $60 प्रति बैरल तय करने पर अस्थायी रूप से सहमति जताई है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि कीमत तय करने का उद्देश्य दुनिया में रूसी तेल की आपूर्ति में अचानक कमी को रोकना है, क्योंकि इससे ऊर्जा स्रोतों की कीमतों में एक नया उछाल आ सकता है और ईंधन के दाम बढ़ सकते हैं। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि निर्णय को अभी एक लिखित प्रक्रिया के साथ आधिकारिक रूप से अनुमोदित किया जाएगा, लेकिन इसमें किसी रुकावट की आशंका नहीं है। अमेरिका ने चीन, रूस, पाकिस्तान सहित कुल 12 देशों को धार्मिक स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति के लिए विशेष चिंता वाले देशों की सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही अल्जीरिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कोमोरोस और वियतनाम को धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों में शामिल होने या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए विशेष निगरानी सूची में रखा गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि हमारी घोषणा राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने और दुनिया भर में मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मूल्यों और हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम में संबंध में दी जाने वाली जानकारी पर अपनी बाध्यता जाहिर की है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि IAEA अभी भी आशान्वित है कि ईरान 3 अघोषित स्थलों पर यूरेनियम के निशान पाए जाने पर अपना स्पष्टीकरण देगा। वहीं कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था को अपनी परमाणु संयंत्र दिखाने के लिए सहमत हो गया है। उधर फ्रांस में बिजली की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए कई पावर स्टेशनों को
तेजी से उनका निर्माण किया जा रहा है। सर्दी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांगों का समाधान करने के लिए पावर स्टेशनों के रखरखाव पर जोर दिया जा रहा है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में बिजली की खपत काफी बढ़ गई है, लेकिन बिजली आपूर्ति में बाधा पैदा होने के कारण स्कूलों और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को काफी नुकसान हो रहा है। फीफा को लेकर बात करें तो कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज से अंतिम 16 के मुकाबले शुरू होंगे, जिसमें नीदरलैंड्स और यूएसए के बीच राउंड ऑफ 16 का ये पहला मुकाबला होगा। नीदरलैंड्स की टीम ग्रुप ए में टॉप पर रही, वहीं यूएस की टीम ग्रुप बी में दूसरे पायदान पर रही। दोनों टीमें खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगी। और वहीं अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। अर्जेंटीना ग्रुप सी की टॉपर है, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी में दूसरा स्थान हासिल किया है। ये दोनों टीमें अहमद बिन अली स्टेडियम में टकराएंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप चरण के आखिरी 2 मैचों में ग्रुप जी में स्विट्जरलैंड ने सर्बिया को 3-2 से, जबकि कतर के लुसेल स्टेडियम में कैमरून ने ब्राजील को 1-0 से हरा दिया। इस जीत से स्विट्जरलैंड अंतिम 16 में पहुंच गया है। ग्रुप जी के दूसरे मैच में अबू बकर ने एकमात्र गोल से कैमरून ने ब्राजील को पराजित कर दिया। हालांकि कैमरून अंतिम 16 में जगह नहीं बना सका। ब्राजील ग्रुप स्टेज के 2 मैच जीतकर पहले ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। और अब बात G20 को लेकर कर लेते हैं। भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता को संभाल लिया है। इस अवसर पर देश की धरोहर वाली इमारतों को विशेष रोशनी से सजाया गया है। वहीं देश के लिए गौरव के इस क्षण में देशवासी भी सहयोगी बन रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।